रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का संयुक्त हमला किया। इस हमले में दर्जनों मिसाइलें और 450 से अधिक ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। हमले में ऊर्जा संयंत्रों और आवासीय इलाकों को नुकसान पहुंचना है। कीव में ऊंची ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया गया है, जिसमें कई इलाकों में हीटिंग और बिजली सेवाएं चौपट हो गई हैं। सैकड़ों ऊंची इमारतें बिना हीटिंग के ठंड में संघर्ष कर रही हैं। कई क्षेत्रों में तापमान करीब -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जिससे स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो गई है। रूसी हमलों के कारण 1000 से अधिक आवासीय भवनों को हीटिंग सेवाओं से वंचित होना पड़ा, क्योंकि नेटवर्क और ऊर्जा संयंत्र बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। कीव के मेयर वाइटाली ने ये कहा कि हमला एक घरेलू आपदा में साफ तौर पर बदल चुका है। बता दें कि विद्युत कटौती के कारण पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई है, जिससे आवाम को रोजमर्रा की बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। रूसी फौज ने कई दर्जन बैलिस्टिक मिसाइलों और 450 से अधिक ड्रोन के साथ बमबारी की। यूक्रेनी वायु रक्षा बलों ने कई हमलावर तत्वों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर हमलों का बड़ा हिस्सा देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और नागरिक इलाकों पर पहुंच गया। यूक्रेनी विदेश मंत्री ने इसे नरसंहार जैसा हमला बताया है। बता रहे हैं कि रूस का दावा यह है कि लक्ष्य केवल सैन्य और ऊर्जा सुविधाएं नहीं है। इस हमले में कई नागरिकों की मौत और घायल होने की खबरें हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कई आवासीय इमारतें, कार्यालय और सार्वजनिक स्थान बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। हालांकि अभी तक कुल मौतों की आधिकारिक संख्या जारी नहीं हुई है। यह स्पष्ट है कि सामरिक मिसाइलों और ड्रोन हमले सीधे नागरिक बस्तियों और बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। खबर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी हुई है, जहां पर अरब सागर में एक अहम घटनाक्रम ने वैश्विक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर गंभीर संकेत दिए। दरअसल मंगलवार को अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर में ईरानी ड्रोन शाहिद 139 को मार गिराया। ये ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन के नजदीक दिखा गया था। USS अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के बयान के अनुसार अमेरिकी नौसेना ने इसे ड्रोन को आत्मरक्षा में F-35C फाइटर जेट से मार गिराया। कमांड ने इसे ईरान की तरफ से आक्रामक रुख बताया और कहा कि ड्रोन ने अमेरिकी नौसैनिकों द्वारा दी गई नॉन लेथल डिफ्यूजन कोशिशों के बावजूद अपनी दिशा नहीं बदली। ये घटना ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है। दोनों देशों के बीच वार्ता को फिर से शुरू करने के प्रयास चल रहे हैं और शुक्रवार को तुर्की में एक महत्वपूर्ण बैठक होने की उम्मीद है। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जेरेड, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अन्य क्षेत्रीय अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और पाकिस्तान जैसे देशों के प्रतिनिधि भी इसमें भाग ले सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सार्वजनिक चेतावनी दी कि यदि वे परमाणु समझौते पर सहमति नहीं बनाते हैं तो अमेरिकी हमलों की संभावना बढ़ सकती है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी जहाजों का एक बड़ा बेड़ा ईरान की ओर लगातार बढ़ा। यदि समझौता नहीं हुआ तो परिणाम गंभीर होंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट ने यह कहा कि सैन्य राष्ट्रपति के किसी भी सैन्य आदेश के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ईरान की तरफ से भी सैन्य तैयारी बढ़ाई गई है। बता दें कि ईरान ने 30 जनवरी को दावा किया था कि उसने जमीन और समुद्र से हमला करने वाले 1000 ड्रोन तैयार किए। सेना प्रमुख मेजर जनरल आमिर ने कहा कि जून 2025 में अमेरिका और इजरायल के साथ हुए 12 दिन के संघर्ष के बाद ईरान की सैन्य रणनीति बदली। अब ड्रोन और मिसाइलों के जरिए संभावित हमलों को नाकाम करने की क्षमता रखी गई। उनके मुताबिक ये ड्रोन जमीन और समुद्री दोनों इलाकों में ऑपरेट कर सकते हैं और ईरान के पास पहले से ही बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। हाल ही में ईरान ने अपने ड्रोन वाहक पोत शाहिद को समुद्र में तैनात किया, जिससे क्षेत्रीय में तनाव और बढ़ गया। इस बीच EU ने, यानी कि यूरोपीय संघ ने ईरान की IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया। EU ने इसके 15 शीर्ष कमांडरों, 16 संगठनों और 6 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिए। राजनायक काजा कलास ने कहा कि विरोध प्रदर्शन पर इजरायली दमन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और IRGC को अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के बराबर माना जाएगा। IRGC ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत मानी जाती है। इसके पास करीब 1.90 लाख सक्रिय सैनिक है और इसकी स्थापना 1970 के बाद की गई थी। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी और ताकत बढ़ाई। अरब सागर और लाल सागर में USS अब्राहम लिंकन, USS थियोडोर
रजवेल्ट और कई मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत तैनात किए गए। साथ ही कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इराक और जॉर्डन की सैन्य अड्डों से वायुसेना की सक्रियता बढ़ गई। दरअसल अब अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों, सैन्य अड्डों और कमांड सेंटरों पर समुद्र और आसमान दोनों से हमले की स्थिति में आने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव वैश्विक सुरक्षा के लिए चिंता का कारण बन चुका है। दोनों पक्षों के रुख पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। भारत और अमेरिका के बीच नए व्यापारिक युग की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार 2 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को 18% कम कर दिया। बता रहे हैं कि वही लंबे समय तक अटके व्यापार समझौते पर सहमति जता दी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने इस समझौते पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से तेल खरीदने पर सहमति दे दी है। इसका अर्थ यह है कि भारत अब रूस से तेल की खरीद बंद करेगा। बता दें, उन्होंने कहा कि मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि भारत ने न सिर्फ रूस से तेल खरीदना बंद करने की प्रतिबद्धता जता दी, बल्कि अमेरिका से तेल खरीदने की भी बात कही और वेनेजुएला से भी इसका सीधा लाभ अमेरिका और अमेरिकी जनता को मिलेगा। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा, परिवहन और कृषि उत्पादों सहित अमेरिकी $500 अरब निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। व्हाइट हाउस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये प्रतिबद्धताएं प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई सीधी बातचीत का परिणाम है। लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ एक और बड़ा व्यापार समझौता किया। दोनों देशों के बीच संबंध काफी अच्छे हैं और आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था में नकदी की आपूर्ति कर रहे हैं और उनका आर्थिक एजेंडा काम कर रहा है। टैरिफ और निवेश को बढ़ावा देने से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में नए कारखाने खुलने से निर्माण क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि होगी, अमेरिकियों को नई नौकरियां मिलेंगी। रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका वेनेजुएला से तेल लेने के इस निर्णय से दोनों देशों के व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी असर पड़ेगा। बताया गया है कि टैरिफ को लेकर पिछले 1 साल के राजनयिक तनाव के बाद अब वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच संबंध नए सिरे से मजबूत हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है और रूस से जुड़े अतिरिक्त 25% जुर्माने को हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया और कहा कि अब भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में कम शुल्क देना होगा। इस समझौते के बाद भारत अमेरिका के बीच आर्थिक और व्यापारिक सहयोग गहरा होगा। दोनों देशों के बीच निवेश और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े अवसर खुलने की साफ तौर पर संभावना है। खबर इस्लामाबाद से है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बलूचिस्तान को लेकर चौंकाने वाला बयान दे दिया। उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा बल शारीरिक और सामरिक रूप से असमर्थ नजर आए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40% है। इतने विशाल इलाके पर पूरा नियंत्रण रखना काफी मुश्किल है। उन्होंने ये भी माना है कि भले ही पाकिस्तानी सेना के जवान गश्त करते हैं, लेकिन वह इतने बड़े और पहाड़ी इलाकों की सुरक्षा प्रभावी ढंग से नहीं कर पा रहे। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस हैं, जो पाकिस्तानी सेना के पास नहीं है। उन्होंने बताया कि बलूच लड़ाकों के पास $4000 से $5000 की हीट डिटेक्टिंग लेजर है, 20 लाख रुपए की राइफल है और $20000 के कॉम्बैट केयर पैकेज मौजूद है। उन्होंने ये भी बयान दिया कि पाकिस्तान की सेना पर बलूच लिबरेशन आर्मी की बढ़त को उजागर करता है। आसिफ ने बलूचिस्तान की भौगोलिक चुनौतियों का जिक्र किया। पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ इलाके BLA के लिए कवर का काम करते हैं, जबकि पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके ऐसे नहीं हैं। यही वजह है कि BLA के लड़ाके कमांडो ऑपरेशन में पाकिस्तानी सैनिकों पर भारी पड़ जाते हैं। बलूचिस्तान में हाल ही में दिनों जो हिंसा हुई है और हमले हुए हैं वो तेज हुए हैं। BLA ने कई जिलों में हाईवे, बुनियादी ढांचा परियोजना को निशाना साफ तौर पर बनाया है। इन हमलों में आम नागरिकों, सुरक्षा कर्मचारी दोनों की फिलहाल मौत भी हुई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कथित तौर पर पाकिस्तानी सैनिक BLA हमले के दौरान भागते दिख रहे हैं। हालांकि इनकी पुष्टि अभी नहीं हुई। बलूचिस्तान में तांबा, सोना, कोयला, दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार है, जिसकी कीमत $1 ट्रिलियन में है, लेकिन ये पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत बना हुआ है और स्थानीय लोगों को संसाधनों में काफी कमी मिलती है। BLA लड़ाके खासकर खनन क्षेत्रों, हाईवे, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, CPEC से जुड़ी परियोजनाओं पर निशाना साध देते हैं। ख्वाजा आसिफ का ये बयान पाकिस्तान की जमीनी हकीकत और उनकी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच की खाई को साफ तौर पर उजागर करता है। भले ही सरकार दावा करती रहे, लेकिन नियंत्रण स्थिति में है। लेकिन देश के रक्षा मंत्री ने संसद में खुद इस स्थिति की गंभीरता को साफ तौर पर स्वीकार किया है।